स्वागत है आपका प्यारे से YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर मनोज शर्मा। आई होप बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में एक वीडियो लेक्चर डिलीवर किया जा चुका है। जो वीडियो लेक्चर आपको दिया गया है उसमें आप लोगों ने पहली हेडिंग जो पढ़ी थी वो थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वहाँ पर हमने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दो टाइप के सॉलिड्स पढ़े थे और कुछ और भी डिस्कशन हुआ था। इसके अलावा फिर हमने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ेंगे अब आगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को स्टार्ट कर लिया गया था और एक हेडिंग और ख़त्म की थी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर लिया था। चार टाइप के सॉलिड्स थे, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और लास्ट थे मेटेलिक सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही हम कंटिन्यू करते हैं। उतना करने के बाद अब आज के लेक्चर से मेनली समझने वाला जो पार्ट है वो आज के लेक्चर से स्टार्ट हो रहा है। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट होकर के इस लेक्चर को आप देखिएगा। जो हमारी हेडिंग होगी, जो आज स्टार्टिंग हम करेंगे, वो हेडिंग होगी स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। तो आप उठाइए कॉपी और पेन और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, साथ में समझना भी स्टार्ट कीजिए। डालिए हेडिंग स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। तो बच्चों हेडिंग है स्पेस लैटिस या इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या होता है ये? आप लोगों को जब बताया गया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में तो कहा गया था कि वहां पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। तो पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होकर के पूरा का पूरा एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना लेंगे जिसको हम एरे भी कहते हैं, ARRAY। मतलब कुल मिला के ये हुआ जो भी कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं जो भी कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, वो कंपोनेंट पार्टिकल्स रेगुलरली, ऑब्वियसली अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो रेगुलरली ही अरेंज होंगे। अरेंज होकर के जो 3D नेटवर्क बनाते हैं, जो 3D अरेंजमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल, ये ओवरलैप हो गया, ओवरलैप नहीं हो सकते, तीसरा, चौथा, इस टाइप से पार्टिकल्स हैं। और इस पार्टिकल के नीचे फिर पार्टिकल, इस टाइप से आप ध्यान दें। ये पार्टिकल जब एक लाइन में रखे तो ये 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा। जब हमने कई लाइंस को इस तरीके से ले लिया तो ये पार्टिकल्स का 2D अरेंजमेंट हो गया। इस तरीके से ये एक लेयर बन गई। अब इसके ऊपर बिल्कुल आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, जहां पार्टिकल था, पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा इस तरीके से एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। इमेजिन कीजिएगा एक 3D नेटवर्क जो बन करके तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। ध्यान दें, देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं या आपको डेमो। इस तरीके से आप देखिएगा, ये पार्टिकल्स हैं, ये हमने पार्टिकल्स की एक रो अरेंज की, देख पा रहे होंगे उम्मीद है सही से। एक रो, तो ये पार्टिकल्स का 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया। सेकेंड रो, थर्ड रो, इस तरीके से एक लेयर बन गई। और इस लेयर के ऊपर जब हम एक और लेयर रख देंगे, इसको हमने इस तरीके से ले लिया, ऐसे देखिए, ऐसे ले लिया, एक और लेयर रख दें, जैसे मान लीजिए ये है, ये रख दी इसके ऊपर, यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, एक और लेयर रखने के बाद और लेयर रखते चले जाएं तो इस तरीके से क्या होगा, पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होकर के इस तरीके से, देखें यहाँ रखा, रुक नहीं पा रहे क्योंकि वो थोड़ा सा कम स्पेस होता है दोनों के बीच में, कम अटैच सरफेस एरिया कम आता है कांटेक्ट में। तो ये जो 3D नेटवर्क बन जाएगा, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और
क्रिस्टल लैटिस। अच्छा, ये तो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस होता है। यहीं पे एक टर्म आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? तो यूनिट सेल क्या होता है आपको बता दें, जो स्पेस लैटिस है उसमें से एक छोटा सा पार्ट उठा लो जिसको बार बार रिपीट करने पर स्पेस लैटिस बन जाए, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। स्पेस लैटिस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। यूनिट सेल क्या होता है? स्पेस लैटिस का सबसे छोटी यूनिट, रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो फिर आप तो कहोगे कि भैया जो हमने अभी पढ़ा था स्पेस लैटिस, इसमें सबसे छोटी यूनिट तो ये पार्टिकल है, मतलब ये स्फीयर ही है, तो स्फीयर को ही हमें क्या मान लेना चाहिए? पार्टिकल को ही हमें क्या मान लेना चाहिए? यूनिट सेल। नहीं बेटा, एक कंडीशन लगी होती है, जो हम सबसे छोटा पार्ट उठाएंगे वो 3D होना चाहिए। यूनिट सेल हमेशा कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है। बेटा जी, पार्टिकल को यहां पर पॉइंट माना जाता है। जहां पर पार्टिकल रखा होता है, जिस प्लेस पर रखा होता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। तो पार्टिकल को पॉइंट मानते हैं। जब बहुत सारे इस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज हो जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स अरेंज हो जाते हैं, तो ये एक लाइन बन जाती है। और जब ये कई लाइंस पैरेलली आती हैं, इस तरीके से क्या होता है? एक 2D अरेंजमेंट मिल जाता है। और अब हमने क्या किया? इसके ऊपर ये ऐसे रख दिया, तो ये आपको 3D अरेंजमेंट मिल गया। और 3D हो चुका है ये। देखो, एक पॉइंट, जब आप इसको इधर से देखने की कोशिश करोगे ऐसे, तो आपको ये 3D दिखाई देगा। आप क्या करें? आप इस पॉइंट पे जाएं, इसे आप पॉइंट माने, इस पॉइंट से यहां पे गए, तो ये आप एक डायरेक्शन में मूव कर गए इधर की तरफ। फिर आप इधर नीचे की तरफ मूव करो, दूसरी डायरेक्शन में मूव कर गए। फिर आप ऊपर की तरफ मूव करो, तो आप तीसरी डायरेक्शन में मूव कर गए। इस तरीके से जो हम सबसे छोटा पार्ट लेंगे वो 3D पार्ट होना चाहिए। एक स्फीयर नहीं ले सकते, ये तो एक पॉइंट है। ऊपर की तरफ जाओ, 1 डायमेंशन मूवमेंट हो गई, तो कम से कम इसको शामिल करेंगे। इधर की तरफ जाओगे तो दूसरी सेकेंड डायरेक्शन में, और इधर की तरफ जाओगे तो तीसरी डायरेक्शन में। तो इस तरीके से जब हम इसको छोटे से पार्ट की फॉर्म में उठाएंगे तो ये निकल के आएगा। जैसे ये पार्टिकल था, इस तरफ गए एक डायरेक्शन, इस तरफ गए दूसरी डायरेक्शन, और ऊपर की तरफ गए तीसरी डायरेक्शन। तो ये जो पूरा 3D नेटवर्क निकल के आएगा, जो हमने आपको अभी अरेंजमेंट दिखाया था, उसकी यूनिट सेल ये मानी जाएगी। यूनिट सेल एक पार्टिकल को हम नहीं मान सकते। ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट विल बी यूनिट सेल। इसमें टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? ये 8 पार्टिकल्स हैं। ये बिल्कुल क्यूब की तरह आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम ये लेंगे, मान लो आप कहें कि हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यूनिट सेल माने, तो बेटा ये 2D है। पार्टिकल यानी पॉइंट, एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई। जब हमने इसको मिलाया तो ये जो अरेंजमेंट मिला, ये कैसा है? ये एक लेयर है। लेयर का मतलब ये अरेंजमेंट कैसा है? 2D। ये नहीं हो सकता यूनिट सेल, 3D होना चाहिए। ऊपर की तरफ भी जाना पड़ेगा हमें इस तरीके से, तब जा करके क्या बनेगा? यूनिट सेल। तो देखो, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पर इनको हम पॉइंट्स मानते हैं, और ये पॉइंट इसको मिलाएंगे तो ये क्यूब का फेस बनेगा। चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे इस तरीके से, देखें, ये 1 2 3 4 ऐसे मिलाइए, क्या बन जाएगा? ये फेस बनेगा। इस तरीके से टोटल 6 फेसेस होंगे। ये फेस, इसके पीछे की तरफ फेस, इधर की तरफ फेस ये वाला, और ऐसे इधर ऊपर भी फेस, नीचे भी फेस। 6 फेसेस होंगे। क्यूब की सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी इसमें। क्यूब में जो भी हम प्रॉपर्टीज उसकी लेते हैं, वो सब यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगी। तो जो हमारी हेडिंग है, समझना बहुत है बेटा, बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठिएगा। जब आप कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठेंगे तो डेफिनेटली इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो हेडिंग हमारी क्या है? स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? आपको मैंने बताया कि पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स अरेंज होकर के जो 3D अरेंजमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। और स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट, जिसे हम एक्चुअली क्या होना चाहिए था? 3D होना चाहिए, सबसे छोटा 3D पार्ट। लेकिन किताबों में सबसे छोटा 3D पार्ट लिखा नहीं होता है, लिखना चाहिए सबसे छोटा 3D पार्ट, जिसको हम रिपीट करते जाएं तो रिपीट करने पर क्या हो? हमें पूरा स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस मिल जाए, तब उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। तो इनको आप लिख लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए स्पेस लैटिस क्या है, लिखें। द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट
the three-dimensional arrangement formed by component particles of crystalline solids, formed by component particles of crystalline solids is called space lattice और crystal lattice. और करके आप लिख लीजिए, इसको हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, और करके लिखें एन एरे, ARRAY, एन एरे, एरे का मतलब भी होता है वही नेटवर्क से मतलब होता है, एन एरे फॉर्म्ड बाई थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस. एक नोट लिखिएगा, द पॉइंट और प्लेस एक ही बात है, प्लेस को ही पॉइंट बोलेंगे यहां पर. द पॉइंट और प्लेस एट विच पार्टिकल इज प्रेजेंट, द पॉइंट और प्लेस एट विच पार्टिकल इज प्रेजेंट is called lattice site, SITE, lattice site और lattice point, lattice site और lattice point. तब आप डालेंगे हेडिंग यूनिट सेल. यूनिट सेल में लिखिएगा स्मॉलेस्ट 3D पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस, smallest 3D part of space lattice which when repeated form complete space lattice, form complete space lattice is called unit cell. यहां पर आपको एक हम जो अब 3D डायग्राम हम तो यहां पर नहीं बना पाएंगे, हम आपको 3D डायग्राम अच्छा सा बना हुआ जो इमेज होगी वो भी यहाँ पर हम शो करेंगे. देखिएगा आपको इमेज दिखेगी यहाँ पर, उस इमेज से आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा. तो जब वीडियो एडिट करेंगे उसमें हम इमेज भी यहाँ पर पेस्ट करेंगे, उससे आप देखिएगा. अच्छा आगे बढ़ते हैं. यूनिट सेल हो गया, स्पेस लैटिस हो गया. ये भी आपको बता दिया कि जो यूनिट सेल होता है वो कैसा होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है. अगर हमें किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करना हो, आप थोड़ा सा और इसको अपनी लाइफ से जोड़ने का प्रयास करिए. मान लीजिए एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में लगातार कमरे बने हुए हैं, बहुत सारे कमरे बने हुए हैं. एक रूम है जिसमें हम हैं, ये एक रूम है, इसके इधर भी रूम, रूम्स की एक लाइन, इधर भी रूम, उस साइड में भी, फ्रंट की तरफ भी, बैक की तरफ भी बहुत सारे रूम्स, ऊपर भी और नीचे भी. तो जो रूम होगा वो क्या होगा, वो यूनिट सेल होगा, और जो बहुत सारे रूम्स का पूरा एक कलेक्शन है उसको हम बोलेंगे स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस. ठीक है बेटा, तो ये स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस हुआ. अब जरा ध्यान दें, आप जिस कमरे में बैठ करके वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसी कमरे के एक कॉर्नर पे जाएं. जब आप एक कॉर्नर पे जाएंगे तो जो यूनिट सेल होता है वो 3D होता है, ये तो हमने आपको बताया था. कॉर्नर से अगर आप ध्यान देखोगे तो जो एजेस निकलती हैं वो 3 डायरेक्शन में निकलती हैं. जो एजेस निकलती हैं कॉर्नर से अलग अलग डायमेंशंस में आप चले जाइए. ये हम एक एक्सिस पे चले गए, ये दूसरे एक्सिस पे चले गए, और ये तीसरे एक्सिस पे चले गए. अब तीसरा एक्सिस का मतलब ऐसे ऊपर की तरफ आएगा. अब यहां तो नहीं हम ऊपर की तरफ दिखा सकते क्योंकि ये तो 2D होता है बोर्ड. इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस एक्सिस पे गए, इस एक्सिस पे गए और इस एक्सिस पे गए. तो आप जिस रूम में बैठे हो, आप रूम से इमेजिन करो, कॉर्नर पे जाओ, कॉर्नर से आप क्या करें, एक मिनट, कॉर्नर से मान लो ये कॉर्नर है तो इस इधर जाएंगे तो ये एक एज मिलेगी, इधर आएंगे तो ये एक एज मिलेगी, और फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो एक एज मिलेगी. अच्छा, जो ये एज है अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर भी यही एज मानी जाती है. इस एज को हमने क्या कहा, ए. दूसरी जो एज मिली इसको हमने क्या बोला, बी.
और जो तीसरी एज मिली इसको हमने क्या बोला, सी। इस तरीके से ये इधर एज, ये बी और ये क्या हो गई, एक सी हो गई। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ए। एज की लेंथ एक्चुअली हमारे लिए मायने रखती है क्योंकि हम इसको आगे चल के इसके कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स में लेंगे। ये हो गई बी और ये एज हो गई सी। फिर आप कॉर्नर से देखिएगा, एक कॉर्नर से ये 3 दीवारें लगी हुई हैं। जो दीवारें हैं, जैसे ये एक दीवार है पूरी कॉर्नर से लगी हुई है, आप चेक करिए कॉर्नर से लगी हुई 3 दीवारें हैं। एक दीवार ये है नीचे की तरफ, इधर आ जाएंगे, इसको हम बोलते हैं फेस। जैसे आप क्यूब में इमेजिन करो 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, इस तरीके से आप देखिए ये 6 फेस हैं। एक ये फेस है, तो इस कॉर्नर से लगी हुई एक तो दीवार ये हो जाएगी, दैट इज फेस, और एक इस कॉर्नर से लगा हुआ ये ऊपर की तरफ आएगी, इस कॉर्नर से लगा हुआ। भाई जिस कमरे में हो हम उस कमरे में इमेजिन करवा रहे हैं आपको। एक तो ये दीवार हो गई, ये वाली बोर्ड वाली, ये दूसरी दीवार ये ऐसी होगी, ये वाली साइड में ऐसे, कमरे के अंदर आप देखोगे तो बाहर नहीं जा रहे हैं। तीसरी दीवार क्या होगी, ये छत। इस कॉर्नर से 3 ही फेसेस अटैच हैं, आप चेक कर सकते हो। एक कॉर्नर से 3 फेस से ज्यादा अटैच नहीं है। जिस कमरे में आप हैं, मैं उस कमरे के फेसेस की बात कर रहा हूं। कमरे में 6 फेसेस हैं, आप ध्यान से देखिए। एक तो ये पीछे वाला फेस हो गया, एक इसके सामने, 2 जिस कमरे में आप बैठे हुए हो। कमरा 3D है। इधर हो गया लेफ्ट वाली ये पूरी दीवार है, पूरा फेस हो गया। राइट वाला, छत वाला और नीचे, ये 6 फेसेस हैं। एक कॉर्नर अगर आप इस साइड वाला ऊपर वाला कॉर्नर लेते हैं तो इससे जो 3 फेस अटैच हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला फेस है, ध्यान देना आप कमरे की तरफ ही, कमरे में कॉर्नर की तरफ ही देखें। एक ये वाला फेस है, एक इधर वाला फेस है और एक छत है। तो एक कॉर्नर से ये 3 फेस अटैच होते हैं। इन फेसेस के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेसियल एंगल। देखिए हमारी हेडिंग क्या है, हमारी हेडिंग है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, जिसकी डेफिनेशन आपको लिखा दी गई। उसके बाद आपको बता दिया गया कि यूनिट सेल क्या होता है। अब हम यूनिट सेल, कमरे को हमने यूनिट सेल माना है, तो हम क्या करने वाले हैं, यूनिट सेल में 2 टाइप के पैरामीटर्स लेने वाले हैं जिसके थ्रू हम यूनिट सेल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करने वाले हैं, यूनिट सेल में 2 पैरामीटर्स लेने वाले हैं जिसके बेसिस पे हम यूनिट सेल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। वो 2 पैरामीटर्स क्या हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। वो 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो है एज लेंथ्स जिनको हमने नाम दिया है ए, बी और सी। एक कॉर्नर से 3 टाइप की या 3 डायरेक्शंस में एजेस निकलती हैं जिनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है या सेम भी हो सकती है। एक एज इस डायरेक्शन में जाएगी, इस कॉर्नर से, ये इसको हमने ए मान लिया तो पीछे वाली को भी ए ही माना जाएगा क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम ही होगी एक लैटिस में। एक ये इधर की तरफ आएगी, इसको बी मान लिया तो ये भी बी मानी जाएगी। एक नीचे की तरफ आएगी, इसको सी मान लिया तो ये भी सी मानी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई एज लेंथ्स ए बी सी, इनमें रिलेशन देखेंगे हम। दूसरा पैरामीटर है, उसका नाम है इंटरफेसियल एंगल। क्या नाम है बेटा, इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल क्या है, एक कॉर्नर से 3 फेस अटैच हैं, हमने आपको बताया था 3 फेसेस अभी इमेजिन करवाए थे। उन फेसेस के बीच में जो एंगल होता है, जैसे ये दीवार है, ये दीवार ऐसे ले ली, और भाई ये वाला कॉर्नर अगर आप इमेजिन करते हो, ये वाला कॉर्नर अगर इमेजिन करते हो तो इसके साथ एक तो ये दीवार है, ये हो गई, ये वॉल हो गई। ठीक है, राइट, ये फेस हो गया। एक ये फेस होगा, तो ये वाला जो फेस है ये, और ये वाला जो फेस है छत, इसके बीच में जो एंगल अभी फिलहाल आपको कितना दिखाई दे रहा है, 90 का। ये इधर की तरफ एक फेस होगा, साइड वाली दीवार जो हो गई, इसके बीच एंगल कितना होगा, ये हमने फिक्स रखा। एक फेस ये है, इस कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से अटैच एक फेस ये होगा, एक ये छत होगी, इसके बीच जो एंगल है उसको हम कहेंगे इंटरफेसियल एंगल। फिलहाल अभी हमने 90 का बनाया है। इसके और इसके बीच ये भी फिलहाल हमने 90 का बनाया है। एक इंटरफेसियल एंगल को हमने नाम दिया अल्फा, एक को नाम हमने दिया बीटा, और एक होगा इसके और छत वाली के बीच में, ऐसे जो अंदर जाके हम देखेंगे ऐसे करके,
अब 2 हाथ है मेरे, 3 तो है नहीं, तो तीसरा फेस में नहीं पकड़ सकता, 2 ही फेस पकड़ सकता हूँ। इसको हटा के हमने छत बना दी, ये साइड वाला है। तो इसके और इसके बीच में जो फेसेस के बीच में एंगल है उसको हमने नाम क्या दिया, गामा। तो एक कॉर्नर से 3 ही फेस अटैच होते हैं और इन तीनों फेसेस के बीच जो एंगल होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरफेसियल एंगल्स। वो इस तरीके से होते हैं, जैसे इसको हमने नाम दिया अल्फा, अल्फा नहीं इसको गामा नाम दिया जाता है। इसको जो बी और सी के बीच होता है ये अल्फा होता है, सी और ए के बीच होता है ये गामा होता है, बीटा होता है, और ए और बी के बीच जो होता है वो गामा होता है। ये कन्वेंशन है। तो आपकी जो हेडिंग थी स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल भी आपने साथ में इसके बाद हेडिंग डाल ली थी, इसकी आपने डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद आपने किसकी डेफिनेशन लिखी, उसके बाद आपने यूनिट सेल की डेफिनेशन लिख दी। फिर यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखने के बाद नीचे आप क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे और उस लाइन में आप क्या लिखेंगे, लिखें यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 पैरामीटर्स। यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 पैरामीटर्स और उन दोनों पैरामीटर्स के नाम लिखो। एक है एज लेंथ्स, एज लेंथ्स के ब्रैकेट में a, b, c लिखिएगा। और दूसरा पैरामीटर है इंटरफेसियल एंगल्स। ये जो आपको चैप्टर समझने का, इनको आप अल्फा, बीटा और गामा, जो मैं इसमें मेहनत कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो आप पे भी प्रेशर पड़ रहा होगा समझने का थोड़ा सा। अगर आप ये प्रेशर एब्जॉर्ब कर गए बेटा, तो ये प्रेशर एब्जॉर्ब करने के बाद चैप्टर समझने में जो मजा आएगा ना, वो आप फील करोगे, आप खुद ही फील करोगे। मजा तो खुद ही फील कर सकते हो, बहुत मजा आने वाला है अगर आप ये प्रेशर एब्जॉर्ब कर गए तो। ये लिखेंगे, उसके बाद आप ये बना देंगे। इसके बाद आप डालेंगे हेडिंग, जो हमारा मोटो था कि इन 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम क्या करें, यूनिट सेल्स को क्लासिफाई करें। तो डालेंगे हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ्स एंड इंटरफेसियल एंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ्स एंड इंटरफेसियल एंगल्स। लिखें डैश लगा के 7 टाइप्स, जो 7 टाइप होते हैं। यहां पर तो हम इसका नाम लिखेंगे, नाम के बाद यहां पर हम एज लेंथ के बीच रिलेशन बताएंगे और यहां पर हम अल्फा, बीटा और गामा के बीच रिलेशन बताएंगे। पहले नाम लिख लेते हैं। पहले का नाम है क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ है मोनोक्लिनिक, फिफ्थ इज ट्राइक्लिनिक, सिक्स्थ है रोम्बिक या रोम्बोहेड्रल, इस तरीके से आप कह सकते हैं। इसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं। और लास्ट है 7th हेक्सागोनल। तो यहां पे बेटा देखिएगा, इसमें A, B, C बराबर होंगे, अल्फा, बीटा और गामा बराबर होंगे और ये होते हैं सब 90 के। टेट्रागोनल में क्या होगा, ये A और B तो बराबर होंगे लेकिन C इसके बराबर नहीं होगा, एंगल्स सेम रहेंगे। A, B और C तीनों ही अनइक्वल होंगे, एंगल्स अभी भी ऐसे ही रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है माचिस की जो डिब्बी होती है हमारे यहाँ घरों में यूज़ होती है। आप देखिएगा माचिस की डिब्बी में एक तो बहुत बड़ी होती है, फिर चौड़ाई उससे कम और जो मोटाई होती है उसकी वो सबसे कम होती है, लेकिन सारे एंगल जो होते हैं वो 90 के ही होते हैं। तो ये A, B, C बराबर नहीं है लेकिन एंगल्स सारे 90 के हैं।
मोनोक्लिनिक में ए, बी और सी ये तो बराबर नहीं होते हैं। यहां पर अल्फा और बीटा ये 90 के होते हैं और जो गामा होता है वो 90 का नहीं होता है। कई लोग अल्फा और गामा लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कन्वेंशन ही है। अल्फा और गामा कितने लिख दिए? 90 के, और जो बीटा है वो 90 का नहीं है। ट्राई क्लिनिक में ए, बी, सी कोई भी बराबर नहीं होगा। अल्फा, बीटा, गामा कोई भी बराबर नहीं होगा और कोई 90 का नहीं होगा। रोम्बोहेड्रल में ए, बी, सी बराबर होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा भी बराबर होते हैं, बट कोई भी 90 का नहीं होता है। और हेक्सागोनल में ए और बी बराबर होंगे, सी बराबर नहीं होगा। यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों होंगे 90 डिग्री के, और जो गामा होगा वो होगा 120 डिग्री। तो ये होता है, ये 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या बताया था आपको, एज लेंथ्स एंड इंटरफेसियल एंगल्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम और आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। बेटा जी नेक्स्ट भी क्लासिफिकेशन ही है और यूनिट सेल्स का ही है, तो डालिएगा हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस साइट्स और लैटिस पॉइंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस साइट्स और लैटिस पॉइंट्स। याद कीजिएगा, लैटिस साइट्स या लैटिस पॉइंट्स क्या होते थे? वो प्लेसेस, वो पॉइंट्स जहां पर कंपोनेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते थे, उन्हें हम लैटिस साइट्स या लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। तो फिलहाल आप डैश लगा के इसमें लिखिएगा 4 टाइप्स। मैं चारों के नाम लिख रहा हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। अभी आप नाम ना लिखें। एक होता है सिंपल, या इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप। और दूसरा, ये सिंपल या प्रिमिटिव होता है, बाकी जितने आएंगे 3 वो नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड बोले जाते हैं, लेकिन दूसरे का नाम होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, आगे आएगा ही। तीसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और लास्ट होता है एंड सेंटर्ड, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, यूनिट सेल। समझिए, मॉडल्स लेते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की। वहां से अगर आप पार्टिकल्स को इस टाइप से रखते हैं, आपने एक लाइन में पार्टिकल्स को रखा और दूसरी लाइन के पार्टिकल्स एग्जैक्टली इन्हीं के नीचे हैं, तीसरी लाइंस के पार्टिकल्स भी एग्जैक्टली इन्हीं के नीचे हैं, इस तरीके से। फिर आपने ये जो एक लेयर थी, इस लेयर के ऊपर जब दूसरी लेयर रखी तो वो भी एग्जैक्टली इन्हीं के ऊपर आई, इस तरीके से, ऐसे और ऊपर और ऊपर। तो यहां का जो यूनिट सेल होता है, ध्यान देना, यहां का यूनिट सेल ये बनता है, ये वाला, ये यूनिट सेल बनता है। इस यूनिट सेल में ध्यान दीजिएगा, क्या प्लेसेस के नाम क्या क्या हैं? ये क्यूब बना है, इसको क्यूब बोला जाता है। ये जो आपको 8 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, 4 ये नीचे के फेस में, 4 ऊपर के फेस के, और फिर ये ऐसे करके साइड वाले फेसेस भी बन जाएंगे, टोटल 6 फेसेस बन जाएंगे। तो ये जो 8 पार्टिकल होते हैं, इन पार्टिकल्स के जो सेंटर्स हैं
उनको हम कहेंगे कॉर्नर्स। अब पार्टिकल का सेंटर, भाई ये पार्टिकल्स तो बहुत बड़े हैं, एक्चुअल में पार्टिकल्स तो बहुत छोटे होते हैं ना, बिल्कुल पॉइंट की तरह ही होते हैं। इनफैक्ट जो पॉइंट आप कॉपी में मार्क करोगे उससे तो बहुत छोटे होते हैं। तो इस पार्टिकल का जो सेंटर होगा, इसका होगा, इसका होगा, वो कॉर्नर्स बोले जाएंगे। कॉर्नर्स कितने होंगे? 8 दिख गए, 4 ये 4 ऊपर वाले, 4 नीचे वाले कॉर्नर्स। इसका कॉर्नर और इसका कॉर्नर मिलाओगे, इसका कॉर्नर और इसका कॉर्नर मिलाओगे तो ये जो बनेगी इसको हम कहते हैं एज। कितने, क्या बोलते हैं? एज। एजेस होती हैं बेटा जी 12। ये चाहे आप अलग से नोट कर लेना कि यूनिट सेल में जो प्लेसेस होते हैं, जो साइट्स, कुछ साइट्स होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं। लैटिस साइट क्या होती है? जहां पार्टिकल प्रेजेंट होता है। कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं? फिलहाल 8 होते हैं। हेक्सागोनल छोड़ दो, बाकी 8 ही होते हैं। एज कितनी होती हैं? जो आप क्यूब पढ़ रहे हो, क्यूब में फिलहाल एजेस कितनी हैं? 12 हैं। आप देखो जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उस कमरे में इमेजिन करो, एक ऊपर एक नीचे, 2 एज हो गई, एक इधर और एक इधर, 4 एजेस हो गई, ये 4, और 4 सामने की तरफ दीवार में हो गई। कितनी हो गई? 8। फिर एक ये ऊपर की तरफ 9, नीचे 10, इधर 11 और 12 तो एजेस होती हैं। ये फेस बना ऐसे करके, एक फेस ये है, इसके पीछे है 2, ये है और इसके बराबर में यहां पे है पैरेलल। कितने हो गए? 4। एक ये छत वाला और एक नीचे बॉटम वाला, 6 तो हो गए फेसेस। ऐसे करके आप देखोगे तो ये वाली चीज जो है यहां पे, जब दोनों को मिला रहे हो यहां पे, ये जो फेस बन रहा है ये फेस का सेंटर बोला जाएगा ये। और जब अंदर आप चले जाओगे, यहां पे एंटर कर जाओगे, बिल्कुल कमरे के बीचों बीच में, ऊपर नीचे हर तरीके से, भाई ये जो सामने की तरफ दीवार है ना, उस दीवार का सेंटर अगर आप लोगे दैट इज फेस सेंटर। और अगर पूरे कमरे का आप सेंटर लोगे, जो यहां कहीं पे ऐसे आएगा, इस तरीके से इसके अंदर आएगा, यहां पे इन दोनों के ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये यहां कहीं पे आएगा ऐसे, यहां पे जब इनको मिलाओगे तो बीच में जो आएगा इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। इन प्लेसेस के आप नाम जरूर लिख लेना। प्लेसेस के नाम क्या क्या थे? एक तो था कॉर्नर, दूसरा क्या था? एज। एज ये होती है, फिर से बता दें, इसका कॉर्नर और इसका कॉर्नर मिलाओगे तो एज होगी, और यहां कहीं पे आएगा ये एज सेंटर। एज सेंटर, ये फेस सेंटर, ऐसे ही बॉडी सेंटर, ये सब प्लेसेस होते हैं। हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस साइट्स। तो लैटिस साइट्स के बेसिस पे 4 हैं। एक है सिंपल, ये सिंपल ही है। अगर आप इसमें ये देखने की कोशिश करोगे लैटिस साइट्स क्या हैं, तो आपको दिखेगा लैटिस साइट्स केवल कॉर्नर्स हैं। भाई ये कॉर्नर पार्टिकल जो है, ये चारों पार्टिकल कहां मान के चलते हो आप? चारों कॉर्नर होते हैं। कहीं से भी आप इसको देख लो, चेक कर लो, जो पार्टिकल्स आपको मिलेंगे ना तो फेस के सेंटर पे है, ना तो बॉडी के सेंटर पे है, ना तो एज के सेंटर पे है, राइट। तो जो पार्टिकल्स हैं वो कहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं? वो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं केवल और केवल कॉर्नर्स पे। तो सिंपल या प्रिमिटिव टाइप में लिखेंगे लैटिस साइट्स आर ओनली कॉर्नर्स, ये होता है। अगर इसको हम बनाएं अलग तरीके से, जैसे इस तरीके से अगर हम बना के दिखाएं आपको, तो बना तो देंगे लेकिन वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसे इस तरीके से हमने क्यूब बनाया ये, और बनाने के बाद पार्टिकल्स कहां दिखा दिए? 1 2 3 4 कॉर्नर ऊपर वाले हो गए, 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर कहां हो गए? नीचे वाले। लेकिन ये जो बना हुआ है ये रियल स्ट्रक्चर नहीं बना है। समझने के लिए तो आप बना सकते हो इसको, क्योंकि पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में आप देखो गैप कितना बनाया है, और एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअल पोजीशन ये होती है। अगर आप इस तरीके से चैप्टर पढ़ना चाहोगे तो आप चैप्टर को सीख लोगे, मतलब चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वो चीज आप सीख लोगे, लेकिन आप चैप्टर को फील नहीं कर पाओगे। फील आप तभी कर पाओगे जब आप रियलिटी पढ़ोगे, और रियलिटी क्या होती है? ये होती है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं? अटैच्ड माने जाते हैं। पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो 0 माना जाता है। यहाँ पर क्लोजेस्ट, हालांकि इनके बीच में है गैप, लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा होता है जहाँ पर पार्टिकल्स बिल्कुल 0 डिस्टेंस पे होते हैं।
तो ये इसको अगर आप चाहो तो ऐसे आप बना सकते हो समझने के लिए, इसको हम बोलेंगे सिंपल और प्रिमिटिव टाइप। फिर सेकंड होता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड कब बनता है, मॉडल से भी आपको दिखाएंगे। कुछ ऐसे चेक करिएगा, एक फेस बनाया जाएगा ऐसे, ये तो इमेजिनरी होता है, फेस तो हम इमेजिन करते हैं। एक पार्टिकल फेस के सेंटर पे ऐसे करके, अगर आप इस फेस को देखेंगे तो पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। पार्टिकल्स ये कॉर्नर पे 4 दिखाई दिए इस फेस में। फेस 2D होता है, ध्यान दें, ये पॉइंट्स हैं, और ये फेस कैसा होता है 2D। तो पार्टिकल कहाँ कहाँ है इस फेस में, कॉर्नर पे है चारों, और कहाँ है, फेस के सेंटर पे है, ये है। ये हमने एक फेस बनाया ऐसे। फेस ये वाला नहीं बनाया, अगर हम ये वाला फेस बनाएंगे तो पार्टिकल्स कहाँ मौजूद हैं, केवल कॉर्नर पे, वो तो सिंपल में होते हैं। अगर फेस ऐसा है तो पार्टिकल कहाँ है, कॉर्नर पे, और कहाँ है, फेस के सेंटर पे। फेस सेंटर्ड में आप एक लाइन पहले तो ये लिखेंगे, लैटिस साइड्स आर कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। समझें, ध्यान दें जरा, ये 4 पार्टिकल 5 पार्टिकल देखना, 1 2 3 4, ये क्या हो गए, कॉर्नर, और ये क्या हो गया, फेस का सेंटर। ध्यान दें, ये वाली दीवार है। अब इसको जरा हम घुमाते हैं, अब ये वाली जो फेस है, ये पीछे वाला फेस ये बन गया, ये वाला, ये आगे वाला फेस है, मतलब सामने वाली ये दीवार, ऐसे मिला दिया। अब आप इसको जरा चेक करेंगे तो पार्टिकल अब होगा क्या, ये फेस तो बन गया, एक मिनट पकड़ लें इसको, ये फेस तो बन गया सामने वाला, और वो फेस बन गया था पीछे वाला। पार्टिकल कहाँ दिखाई दिए थे आपको, पार्टिकल्स दिखाई दिए थे कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, पीछे भी, और यहाँ भी कहाँ दिखाई दे रहे हैं, कॉर्नर, और ये बीच में कहाँ है, फेस के सेंटर पे। अच्छा होगा क्या, जो फेस बना है ये साइड में भी तो एक फेस बना होगा, ये वाला भी तो एक फेस होगा। इसको जब आप उठाओगे तो यहाँ भी पार्टिकल कहाँ मिलेंगे, ये कॉर्नर पे, और कहाँ होगा, फेस सेंटर पे। ऐसे उठाओगे तो पार्टिकल कहाँ मिलेंगे, कॉर्नर पे, और कहाँ, फेस सेंटर पे। आप इस तरीके से देखो, ये पीछे वाला फेस था, 4 कॉर्नर और एक फेस का सेंटर। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे रख दिया, बिल्कुल देखो, बिल्कुल ऊपर 2 कॉर्नर, नीचे 2 कॉर्नर और फेस के सेंटर, बिल्कुल ऐसे घुमाया। अब ध्यान दो, ये पार्टिकल जो है, ये वाला जो फेस था पीछे वाला, वो ये दीवार है, इसके साइड में जो ये वाली दीवार है, उस दीवार के 2 कॉर्नर तो ये बन गए, 2 कॉर्नर, और 2 कॉर्नर यहां पे और यहां पे आएंगे, और ये पार्टिकल कहां होगा, इस वाली दीवार के फेस, जो फेस बोलते हैं दीवार को ही तो फेस बोलेंगे, वो जो दीवार या फेस है उसके सेंटर का पार्टिकल है ये वाला जो पार्टिकल है, ये जो नीचे का जो फेस होगा, ये 2 कॉर्नर वाले इधर आ जाएंगे और 2 कॉर्नर वाले आगे से आएंगे, ये उसके फेस के सेंटर का है, ये छत वाले फेस के सेंटर का है, ये इस वाली साइड के फेस के सेंटर का है। और जब हम ऐसे करके ये सामने से एक फेस लगा देंगे तो कुल मिला के जो बनेगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो यूनिट सेल आएगा। इसको ठीक से एग्जामिन करेंगे। गलती एक इसमें ये हो गई कि हमें जो फेस के सेंटर का पार्टिकल लगाना चाहिए था वो किसी और कलर का लगाना चाहिए था मॉडल बनाते समय, तो ये हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। अगर किसी और कलर का लगाते तो और ज़्यादा क्लियर होता, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। पार्टिकल कहाँ कहाँ पे हैं, सभी कॉर्नर्स पे हैं। कॉर्नर कितने होंगे, 8, 4 ये हो गए, और 4 कहाँ आएंगे, पीछे, या ये 4 ऊपर हो गए, 1 2 3 4, और 4 कहाँ आएंगे, नीचे। बाकी ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है, 1 ऐसे ही, 2 फिर पीछे से 3, फिर इधर 4, फिर ये 5, फिर ये 6, ये पार्टिकल कहाँ हैं, फेस के सेंटर्स के हैं। तो अगर हम इनको बनाएं, अगर इस यूनिट सेल को अगर हम ड्रॉ करें तो 4 कॉर्नर के हो गए। ये देखो ऊपर वाला फेस, राइट, इसके हमने ऐसे क्रॉस करके रख दिया ताकि इस पार्टिकल को आप डिफरेंशिएट कर सकें। हालांकि हैं आइडेंटिकल ही, ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला फेस, इमेजिन कर पा रहे होंगे। ये साइड वाली दीवार, वैसे ये इस पे आप ध्यान ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, उसी पे आप ध्यान दें। ये इधर साइड वाला। अब कौन सा फेस रह गया, ये सामने वाली दीवार, सामने इधर उधर की तरफ सामने वाली ये वाली दीवार, इसका सेंटर यहाँ कहीं पे आएगा। ये दीवार कौन सी है, ये पीछे वाली है, इसके भी सेंटर पे यहाँ कहीं पे आएगा। तो ये फेस सेंटर्ड, और कहीं से भी आप इसको समझ नहीं पाओगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे। दूसरा हो गया फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में आप लिखोगे क्या,
लैटिस साइड्स आर कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। तीसरा है बॉडी सेंटर्ड। बहुत सिंपल है इसको समझना, ये है बॉडी सेंटर्ड। पार्टिकल कहाँ कहाँ पे हैं? 1 2 3 4, 4 कॉर्नर ये हैं, 4 कॉर्नर ये पीछे हैं, 1 2 3 4 पिंक या रेड कलर वाले कॉर्नर हैं, और ग्रीन कलर वाला क्या है? बॉडी का सेंटर है। तो इसमें जो लैटिस साइड्स हैं वो क्या हैं? कॉर्नर्स, या आप ऊपर ले लो 4 कॉर्नर और नीचे ले लो 4 कॉर्नर, 8 कॉर्नर हो गए। और एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे है, ग्रीन वाला, बॉडी के बिल्कुल रूम के बीचों बीच में है। अगर आपका रूम क्यूबिक है तो क्यूबिक रूम में आप इमेजिन करिएगा, जो चारों कॉर्नर्स ऊपर वाले हैं ये हो गए, चारों कॉर्नर्स नीचे वाले ये हो गए, और कमरे के बीचों बीच में ग्रीन वाला पार्टिकल, और सारे के सारे जो कॉर्नर वाले पार्टिकल होंगे वो ग्रीन वाले से अटैच होंगे, और जो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स हैं वो आपस में कहीं पे अटैच नहीं होंगे। सिंपल में, जो सिंपल था, इसमें आप देखो ध्यान से, सिंपल में, हालांकि इसको हम इलेबोरेट करेंगे, सिंपल में कॉर्नर वाले पार्टिकल्स ही अटैच होते हैं। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर वाले पार्टिकल नहीं अटैच होते हैं। जो अटैचमेंट होता है, ध्यान देना, कॉर्नर कॉर्नर का अटैचमेंट नहीं है, कॉर्नर फेस सेंटर कॉर्नर का अटैचमेंट है। और जो बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर ये बोला जाता है बॉडी सेंटर, फेस सेंटर तो ऊपर होता है यहां कहीं पे, कॉर्नर, बॉडी सेंटर, कॉर्नर, इनका अटैचमेंट है। तो ये बॉडी सेंटर्ड होता है। बॉडी सेंटर्ड में आप लिखोगे पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट, कहां पे? कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर, सेंटर्स नहीं, बॉडी सेंटर एक ही होता है। आखिरी है एंड सेंटर्ड, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। एंड सेंटर्ड में आप लिखोगे पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड एट the centers of two faces which are opposite to each other। आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए, ये एक फेस है और ऐसा ही फेस हमने दूसरा लिया और उनको ये अटैच करा दिया। जब उनको हमने अटैच करा दिया तो ध्यान देना, यहां पर क्या किया था? फेस सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में हमने डायरेक्टली नहीं अटैच कराया था, हमने ये एक फेस लिया था, फिर हमने ऊपर वाला फेस, साइड वाले दोनों फेस, नीचे वाले फेस के सेंटर पे रखे थे पार्टिकल, फिर ऐसा ही फेस बना के अटैच कराया था, तब फेस सेंटर्ड बना था। अभी हम क्या करने वाले हैं? ये फेस और ऐसा ही एक और फेस, ये वाला नहीं लेंगे, ऐसा ही एक फेस ले लेंगे, और जब उनको अटैच कराएंगे ऐसे करके तो पार्टिकल कहां कहां पे होंगे? 1 2 कॉर्नर आएगा, ये ऐसे ही यहां और यहां पर कॉर्नर आ जाएंगे, नीचे भी आ जाएंगे, 8 कॉर्नर हो गए। और एक तो पीछे वाले फेस के सेंटर पे है और एक सामने से जो फेस लगाओगे उसके सेंटर पे होगा। ना तो इस सेंटर पे है इस वाले पे, ना इस वाले पे, ना इस वाले पे, ना इस वाले पे, तो ये क्यूब नहीं होता है। इसमें ये वाला फेस जो बना है ये बड़ा होगा, इसमें जो लेंथ्स हैं वो बड़ी होंगी, और जो ऊपर की तरफ फेस बनेगा उसमें लेंथ कैसी होंगी? अलग होंगी। तो बेटा ये एंड सेंटर्ड होता है। एंड सेंटर्ड में आपने लिखा पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर्स ऑफ टू फेसेस विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो हमने यूनिट सेल के 2 टाइप के क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ्स एंड इंटरफेसियल एंगल्स, और दूसरा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस साइड्स और लैटिस पॉइंट्स। बेटा जी थ्योरेटिकली अगर आप सोचोगे वो 7 हुआ करते थे, कौन? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेसियल एंगल एंड एज लेंथ्स, और 4 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस साइड्स। तो वो जो 7 थे, हर किसी में 4 टाइप के लें तो कितने बन जाएंगे? 28। लेकिन वो थ्योरी है, प्रैक्टिकली एंड सेंटर्ड क्यूब में हो ही नहीं सकता। तो जो टोटल बनते हैं एक्चुअल में, थ्योरेटिकली 28 बन रहे थे, जो कि गलत था। टोटल जो बनते हैं एक्चुअली वो 14 ही बनते हैं, और इन 14 यूनिट सेल्स होते हैं अगर दोनों टाइप के क्लासिफिकेशंस को मिक्स कर लें। जैसे ऐसे आएगा, सिंपल में क्यूबिक, मतलब सिंपल है और साथ में क्या है? क्यूब है। सिंपल में टेट्रागोनल, ऐसे करके ना, जब सारे हम इंक्लूड कर लेंगे, जैसे जो क्यूब होता है वो 3 टाइप का होता है, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। टेट्रागोनल केवल 2 टाइप का होता है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड।
उसके बाद जो तीसरा ऑर्थोरोम्बिक था वो चारों होते हैं। फिर ट्राइक्लिनिक था, सॉरी मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक केवल 2 टाइप का होता है, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। फिर था ट्राइक्लिनिक, केवल सिंपल होता है। फिर कौन सा था, रोम्बोहेड्रल, वो केवल सिंपल होता है। और लास्ट में था हेक्सागोनल, वो भी केवल सिंपल होता है। तो इस तरीके से टोटल 14 यूनिट सेल्स बनते हैं और इनको हम नाम क्या देते हैं, ब्रेबियाज लैटिस। तो एक नोट लिखेंगे, प्यारा सा नोट लिखें लास्ट में आप, आज के लेक्चर के लास्ट में टोटल नोट में लिखेंगे टोटल 14 यूनिट सेल्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड एज ब्रेबियाज लैटिस। कौन कौन से बनते हैं, जो आपने वहां पे लिखे थे 7 टाइप्स, उसमें अगर कहीं पे जगह बची हुई हो तो वहीं पे ये नंबर आप लिख दें, कौन कितने टाइप का हो, कौन कौन से होते हैं। जो 7 टाइप्स का जो सीक्वेंस था उसी सीक्वेंस में आप लिख लेंगे। पहला था क्यूब, वो 3 टाइप का। टेट्रागोनल 2 टाइप के। 3 में कौन कौन से, आप ये भी मेंशन कर दें, सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। 2 में कौन कौन सा, सिंपल और दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड। फिर कौन सा था, ऑर्थोरोम्बिक, उसमें चारों होते हैं, चारों हैं तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर था, ये था क्यूब, ये टेट्रागोनल, ये ऑर्थोरोम्बिक। फिर क्या था, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में 2 ही होते हैं, एक सिंपल और दूसरा बॉडी सेंटर्ड। फिर था ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में केवल 1 होता है और वो कौन सा होता है, सिंपल। फिर कौन सा था, और रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में 1 होता है, सिंपल। और लास्ट में था हेक्सागोनल, वो भी 1 होता है और उसमें कौन सा होता है, सिंपल। इसको जोड़ोगे तो 14 बनेंगे, 3 2 5 4 9 2 11 12 13 14। तो ये चीज़ भी आप नोट करें, चाहे उसके बाद नोट करें। तो टोटल कितने यूनिट सेल्स होते हैं, 14, और उनको हम क्या कहते हैं, ब्रेबियाज लैटिस कहते हैं। बेटा जी आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। आज का लेक्चर मेरे लिए भी काफ़ी थका देने वाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े। आपको भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे आज के लेक्चर में भी, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें। उसके बाद चैप्टर थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए इसको बेटा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, अटेंडेंस दीजिए अपनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।